हाँ जी, जैसे सिंपलीफिकेशन की क्लास में कुछ नहीं होता। सिंपलीफिकेशन की क्लास में क्वेश्चन होते हैं जो आप लोगों को करने होते हैं, तो कभी कभी मेरा भी मन करता है कि मैं भी करूँ आप लोगों के साथ, तो रख लेते हैं सिंपलीफिकेशन की क्लास, ठीक है। मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये आपकी प्रिपरेशन का, टिस नेट के लिए स्पेशली, क्योंकि सिंपलीफिकेशन वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आने की चांसेस होते हैं, ठीक है। सिंपलीफिकेशन में कहने के लिए तो हर एक चैप्टर का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है, और इन जनरल कुछ क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन में ऐसे भी होते हैं जहां आप कोई चैप्टर ना भी पढ़ो ना मैथ का, तब भी अगर आप में थोड़ा सा अगर जनरल इंटेलिजेंस अपना यूज करोगे ना तो बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है, तो हम इनको आज बनाते जाएंगे। कुछ लोग ने पहले अगर क्लास की होगी तो उन्हें इनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट लगेंगे, ऑल्दो मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिप्लेस भी किए हैं, ठीक है। फिर भी रिपीट मेक्स ए मैन परफेक्ट, रिपीटेशन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलोगे इसका आंसर, कोई भी, एनीवन। बोलता है एक 70 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज टू बी कट इनटू टू पीसेस सच दैट वन पीस विल बी 2/5 एज द अदर। हाउ मेनी सेंटीमीटर विल बी द शॉर्टर पीस बी। कितना होगा बताओ, 20 है कोई 20 वाला? क्या 70 का 2/5 कर देते हैं, तो कितना बन रहा है, सो सॉरी 20। 28 बन रहा है। 70 का 2/5 तो 28 बन रहा है। तो आप 20 वाले आंसर वाले ज्यादा है कि 28 वाले हो, ये बताओ, बोलो। तो मैंने 20 गेस किया था। ठीक है, अच्छा गेस किया तुमने। और कोई बताओ। 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर, चलो एक आंसर 28 वाला है। एनीवन एल्स? अब दो, अगर एक 20 और एक 28 वाला है ना, तो तीसरा कोई ऐसा आंसर लेकर आओ जो यहाँ पर एज ए जस्टिस का काम करेगा। सही कौन सा है बताओ, वो कौन आएगा लेकर। चलो, तुम लोग सुस्त हो मतलब सब ना, सर ये बोलो। 2:5 का रेशो दे रखा है, ये दोनों रेशो मतलब ये दो पीसेस है उनका रेशो दे रखा है, वो टोटल हमारा 7 हुआ। हम्म, तो दैट मीन्स एक्स हमारा जो मल्टीप्लायर आएगा वो 10 लॉन्गर पीस 50 सेंटीमीटर का होगा। तो तुम कहना चाह रही हो 20 सेंटीमीटर है। यस सर। चलो थोड़ा सा फेवर मैं भी कर देता हूँ कि आंसर इसका 20 सेंटीमीटर ही होता है। लेकिन अगर आप बहुत जल्दबाजी अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सॉरी करते हैं हम लोग इसको, तो इसका आंसर में 28 दिखाई देता है। लेकिन वो होता नहीं है कि 2/5 तो 270 नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ मतलब होता है कि अगर शॉर्टर पीस इज 2/5 एज लॉन्ग एज द अदर, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये वाला 2/5 है तो अदर वाला कितना होगा, 5/5। क्योंकि मुझे फ्रैक्शन के बेस से पता चलता है कि जिसके साथ भी कंपैरिजन कर रहा है उसके टोटल पार्ट जो है 5 होंगे। तो ये 2 है, ये 5 है, तो 2:5 के रेशो में हमें 70 को डिवाइड करना होता है। तो हम वही करेंगे, 2x + 5x = 70। उससे मेरा मल्टीप्लायर आता है 70/5, 14, नहीं सॉरी 7 होगा, 70/7 तो 10 आ जाएगा। और फिर इनमें मल्टीप्लाई कर दो। इसको मत लेना 5 को, ये अलग हो गया रेशो हमारा 2:5 का था, कहीं तुम इसके साथ करने लगो तो अलग आएगा फिर वो। तो ये वाला तुम्हारा 20 हो जाएगा और ये तुम्हारा 50 हो जाएगा। मतलब लार्जर पीस वुड बी 50 सेंटीमीटर और स्मॉलर वाला 20 सेंटीमीटर। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरी सैलरी इज 2/5 ऑफ अदर, तो 2/5 ऑफ अदर तब होगी ना जब मैं अदर को 5 पार्ट में लूंगा, तभी तो मेरी 2 पार्ट होगी ना। तो वही केस है यहाँ पर कि 2/5 ऑफ अदर का मतलब है कि अदर वाला अगर 5/5 होगा तब ये उसका 2/5 है। नेक्स्ट। सर हेलो। हम्म, सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सर मैं माही बोल रही हूँ। मेरा नेट चला गया था। एक बार फिर से बता देंगे, मैंने सिंप्लीफिकेशन की क्लास पहले अटेंड नहीं की है।
देखो एक तो मैं बता दूं, सिंप्लीफिकेशन के लिए कोई क्लास नहीं अटेंड करने की जरूरत पड़ती है। एक तो जी पहली सर। चीज मैं ये बता दूं, सिंप्लीफिकेशन की क्लास इज ऑल अबाउट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन जी तुम सर। करने होते हैं, ठीक है, जी सर। वो तुम लोग नहीं करते हो, तो कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ टाइम पास करने के लिए। जी सर। यही क्लास होती है सिंप्लीफिकेशन की, ठीक है। थोड़ा सा ये है कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को तो इंटरेस्ट आ जाए, क्योंकि हम बार बार ये बोलते हैं कि आपका ना, आपकी प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सिंप्लीफिकेशन ना, ताकि आप लोग इसमें जाके क्वेश्चन करो। इसीलिए बीच बीच में हम करवाते रहते हैं याद दिलाने के लिए कि हाँ ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ऑल सर दो जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आप करवाएंगे वो शीट वाले क्वेश्चन इंक्लूडेड ही हैं या फिर मतलब उनके अलावा हैं ये क्वेश्चन? कुछ इंक्लूडेड हैं, कुछ अलग भी हैं, ऐसा ही है बस। ओके। ओके सर। ज्यादातर वैसे उधर से इंक्लूडेड है। बाकी सिंप्लीफिकेशन के जितने ज्यादा क्वेश्चन आप बना लेते हो उतना कम होता है। ये आपको ना एक्चुअल में इंटेलिजेंस पावर बढ़ाता है, रीजनिंग शक्ति बढ़ाता है हमारी, है ना। चलो खैर, सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, पहला छूट गया था माही का। जी माही सर। मैं बोल रहा था कि जैसे इसने बोला कि 2/5 एज लॉन्ग एज द अदर, का मतलब होता है कि अदर वाला 5 होगा तभी तो ये 2 होगा ना। जी सर। 70 को 2:5 के रेशो में काटना है बस। 70 का 2/5 नहीं निकालना है, गलती। 70 का 2/5 निकाल देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो आंसर इसका 28 नहीं होता है, स्मॉलर पीस का, वो 20 होता है, ठीक है। जी सर। हाँ। ये देखो सेकंड वाला। A light was seen at at intervals of 13 seconds. It was seen for the first time at 1 hour 54 minute and 50 second. 1 hour 54 मिनट 50 सेकेंड्स, मतलब 1:54 और 50 सेकंड पे आपने फर्स्ट टाइम सीन किया। ये फर्स्ट टाइम सीन किया था। और लास्ट सीन कब हुआ? 3:17 और 49 सेकंड पे। अब उसने पूछा है कि इस पूरे इंटरवल में कितनी बार आपने लाइट को देखा, हाउ मेनी टाइम्स वॉज द लाइट सीन। तो अब इन दोनों का इंटरवल निकालने के लिए तो आपको टाइम का डिफरेंस देखना पड़ेगा दोनों का। तो कैसे निकाल सकते हो डिफरेंस, कोई बता सकता है? सेकंड्स में कन्वर्ट करें। सबको सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ, कि या तो आप क्या करो, इन सबको सेकंड में कन्वर्ट करो और इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करो और इसमें से इसे माइनस कर दो कम वाले को, तो डिफरेंस आ जाएगा, हम्म। ठीक है। या फिर उसको 13। हम्म। दूसरा तरीका ये, पहले इसको ना 1 आवर 54 मिनट 50 सेकंड से ना 2 बजा दो। AM PM जो भी उससे AM दिया हुआ है उन्होंने, 1 आवर 54 मिनट AM दिया हुआ ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 2 AM बना दो, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, 1 आवर 54 मिनट और 50 सेकंड के बाद कितना टाइम और मूव करना पड़ेगा कि 2 बज जाए? बोलो। 6 मिनट 10 सेकंड। 5 मिनट 20 सेकंड, 5 मिनट 10 सेकेंड। 5 मिनट 10 सेकेंड्स। क्योंकि इसके ठीक 10 सेकंड के बाद ना 55 मिनट हो जाएगा ये, है ना। तो आप बोल सकते हो 5 मिनट एंड 10 सेकंड। ये तो इतना आ गया, अब मतलब इससे 2 बज गया। अब 2 से जो है वो 3 आवर 17 मिनट और 49 सेकंड बना लो। तो यहाँ से तो पूरा पूरा 1 घंटा बनता है ना। 1 आवर 17 मिनट एंड 49 सेकंड, ठीक है। अब सबको ऐड कर लो, मिनट वाले को मिनट में ले जाओ, सेकंड वाले को सेकंड में। तो आप बोलोगे 1 आवर 17 और 5 22, 22 मिनट्स एंड 49 सेकंड का टोटल इंटरवल है। अब इनको जो है ना सबको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, मतलब 60 + 22 तो 82 मिनट और 49 सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए इसको इंटू 60 कर दो प्लस 49 कर दो, कितना आएगा बताना। सर आपने सेकंड्स को काउंट नहीं 59 किया है अभी? सेकंड्स होगा। तो 49 लगा 59 तो रखा मैंने। 59 सेकंड्स। तो 59 तो इनिशियल था ना। अच्छा, 1 मिनट 49 + 10 सेकंड भी लगाना पड़ेगा ना, तो 59 हो गया।
चलो अब बताओ इसको, 82 मिनट इंटू 60 सेकेंड ईच प्लस में 59 सेकेंड, कितना आ रहा है? 4979 टोटल। 4979। और हर एक इंटरवल के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है? 13 सेकेंड का। तो आप अगर इसको 13 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने टाइम लाइट सीन हुआ। तो मैं किया 13 3 जा 39, बचेगा कितना? 10। 383। 383। अब मेरा आंसर आया है यहाँ पर 383, कि 383 टाइम्स जो है वो सीन हुआ होगा। सॉरी, लेकिन आपका जो आंसर होता है ना वो 384 होता है। कोई बता सकता है क्यों? एक स्टार्टिंग में भी देखा और एकदम लास्ट सेकंड पे भी देखा, तो उसमें से एक ही इंक्लूडेड होता है, तो इसलिए दोनों इंक्लूड करने के लिए एक और ऐड करते हैं। चलो, अच्छा रीजन है। और कोई बताएगा कुछ? बोलो। देखो ऐसा होता है जब भी हम कुछ इस तरह का प्रॉब्लम ना, हमें बहुत सारे क्वेश्चन में खासकर सिंप्लीफिकेशन के में दिक्कत करता है। सिंप्लीफिकेशन में यही चीज़ है, यही चीज़ सोचना होता है कि जो 1 सेकेंड है ना, यही आंसर में डिफरेंस बना देता है। जो कृष्णा बोली वो बिल्कुल करेक्ट है कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कर करके मैंने देखा कि 384 टाइम सीन हुआ, जबकि मेरे सेकेंड के हिसाब से मैं देख रहा हूँ वो 383 टाइम्स आ रहा है, बट एक्चुअल में आंसर 384 होता है। तो मैंने यहाँ 384 ले लिया। अब ये जितने भी इंटरवल है ना, ये सारे डॉट जो मैं लगा रहा हूँ ये सब इंटरवल के हैं, है ना। तो मुझे पता चला कि हर एक इंटरवल जो है वो 13 सेकेंड का है। इस तरह से चलता जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये फर्स्ट टाइम सीन हुआ लाइट, तो इससे पहले कोई इंटरवल है? बोलो। नहीं है ना। नहीं। तो जो फर्स्ट टाइम सीन होता है ना, उसको हम 0 सेकेंड पे काउंट करते हैं, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम वाले को टाइम लगा ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जो टोटल टाइम लगा है ना, ये 383 टाइम देखने के लिए लगा है ना। कि 383 इंटरवल्स रहे 13 13 सेकेंड के, मतलब आपने 383 टाइम्स वो सीन किया जिसमें आपको टाइम लगा, और फर्स्ट वाले को टाइम ही नहीं लगा, तो इसलिए फर्स्ट पे तो ऐड करना पड़ेगा ना आपको। तो एक्चुअल में जो सीन होता है ना वो 384 टाइम्स का होता है। तो इसलिए आंसर जो है वो 384 टाइम्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको ये? यस सर। चलो, ये बोलता है ए बॉय रीड्स 3/8 ऑफ द बुक ऑफ ए बुक ऑन वन डे, मतलब 3/8 बुक जो है उसने पहले दिन पढ़ा। अब बोलता 4/5 ऑफ द रिमाइंडर ऑन अनदर डे। तो अगर 3/8 उसने एक दिन में पढ़ा है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5/8। अब बोल रहा है इस रिमाइंडर का 4/5 जो है वो अनदर डे पढ़ा, तो इसका मतलब कितना होता है? हाफ। हाफ उसने सेकेंड डे पढ़ा। और उसके बाद बोलता है इफ देयर वर 30 पेजेस अनरीड, हाउ मेनी पेजेस डिड द बुक कंटेन। देखो इस क्वेश्चन को डालने का पर्पस था कि ये जो रिमाइंडर वाला केस होता है ना, ये चीज बहुत ध्यान से करना आप लोगों ना, कि कब आपको डायरेक्टली ऐड करना होता है और कब आपको रिमाइंडर वाले पार्ट से देखना पड़ता है, वो क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करेगा। इसने बोला कि 3/8 ऑफ द बुक ऑन फर्स्ट डे पढ़ा, तो अगर 3/8 पढ़ा है तो 5/8 बचेगा रिमाइंडर। अब उसने बोला 4/5 ऑफ द रिमाइंडर ऑन अनदर डे, मतलब 5/8 का 4/5 मैंने किया, तो ये कटने से मेरा बन गया 4:8, और वो 1/2 होता है। तो इसका मतलब मुझे पता चला 3/8 पहले दिन और हाफ दूसरे दिन, और उसके बाद जो 30 पेजेस अनरीड रह गए। तो इसका मतलब मैंने 3/8 पढ़ा प्लस हाफ पढ़ा, इसका सम कितना होगा? 7/8। मतलब इतना पार्ट ऑफ बुक जो मैं पढ़ चुका हूँ, तो बचेगा कितना? 1/8। 1/8। 1/8 का वैल्यू होगा 30 पेजेस। सर हम ऐसे भी देख सकते थे कि जो 5/8 का 4/5 है वो रीड कर लिया है, तो 1/5 बचा, तो 1/5 ऑफ 5/8 इज इक्वल टू 30 पेजेस, तो उससे हमारा डायरेक्ट 1/8 240 पेजेस आ जाएगा।
यस एग्जैक्टली, मैंने भी ऐसे ही किया। दोबारा बताना क्या बोली। सर दो फ्रैक्शंस को, सर जो 5/8 जो हमने फाइनली किया उसमें 4/5 वो रीड कर चुका हाँ है, तो 1/5 रीड नहीं किया है और 5/8, तो 5/8 का जो 1/5 वन होगा दैट बाई इज इक्वल फाइव, 30 पेजेस। हाँ वो भी ठीक है। 1/5 और 5/8 रीड नहीं किया उसने, तो वही 30 पेजेस होगा। हाँ वो भी वो ठीक है। 1/8 हो जाएगा तुम्हारा तो ये हमें फ्रैक्शन ऐड नहीं करना पड़ेगा। ऐड करने वाला स्टेप बच जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8/8 का वैल्यू हो जाएगा 30 इंटू 8 इज इक्वल टू 240 पेजेस। चलो इसका बताओ, ये तो बहुत आसान है, ये भी बिल्कुल ऐसे टाइप का क्वेश्चन है जैसे ये वाला था ना, ऐसा ही ये क्वेश्चन है आपका। बोलता है along a yard 225 meters long, 26 trees are planted at an equal distances. One tree being each end of the yard, what is the distance between two consecutive trees? जैसे दो गार्डन की साइड बोला इसने, ये कॉर्नर पे दो ट्री लगे हुए हैं और इसका पूरा जो लेंथ है वो 225 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसने इस तरह से। तो बताओ हर दो कंसेक्यूटिव ट्री के बीच में कितना गैप होगा? 9 meters। सर 9। 9 होगा कि कम होगा? सोच बिल्कुल सही रहे हो तुम सब लोग, जो भी 9 बता रहा है वो सही है। तो कुल मिला के बात ये है कि 225 को ना 26 से मत डिवाइड करना, 25 से डिवाइड करना, क्योंकि इनके बीच में जो गैप या इंटरवल जो है ना वो सिर्फ 25 ही है। ट्री बेशक 26 है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो इनके बीच में जो गैप है ना, इंटरवल है ना, वो सिर्फ 25 है, क्योंकि एक ट्री जो कोने पे है ना वो 0 डिस्टेंस पे काउंट होता है। जैसे मैंने ऊपर बोला था कि पहला वाला जो है वो 0 सेकंड पे काउंट होता है। तो इंटरवल आप सिर्फ 25 लोगे, तो 225/25 करोगे तो 9 मीटर का ईच ट्री के बीच में गैप होगा। गुड, चलो। ये देखो वैसा ही ये क्वेश्चन है। सर ऊपर वाले में ट्री का हम कंसिडर नहीं करते कुछ भी, कि ट्री में भी तो जगह ली होगी ना। नहीं नहीं, ट्री का गैप मतलब ट्री का स्पेस नहीं कंसीडर किया जाता। जैसे टीएचडी के चैप्टर में होता है ना, एक ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करती है, हाँ तो मैन का अपना भी तो कोई वो होता है ना डायमीटर, हाँ एग्जैक्टली। लेकिन मैन का डायमीटर नहीं कंसीडर करते ना। अदरवाइज फिर उसको लिखना पड़ेगा कि एक मोटा सा आदमी चल रहा है सड़क पे, उसका पेट का डायमीटर जो सरकमफेरेंस में देगा, हाथ का डायमीटर उसमें देगा सेंटीमीटर या मीटर में, समझ रहे हो ना? हाँ 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 तो सर उसका डायमीटर दे पाना बड़ा मुश्किल काम है, तो उस तरह से ना इसका लेंथ नहीं कवर कर, कुछ भी नहीं काउंट करते उसके डायमीटर में ना। ओके। चलो अब जैसे ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कंसेप्ट वही है लेकिन क्वेश्चन अलग है। बोलते हैं क्लास स्टार्ट एट 10 AM, लास्ट टिल 1:27 PM, 4 पीरियड आर हेल्ड ड्यूरिंग दिस इंटरवल। आफ्टर एवरी पीरियड 5 minutes आर गिवन फ्रॉम फ्री टू द स्टूडेंट्स। द एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड इज। तो तुम बोलोगे 10 बजे से 1:27 के बीच का गैप निकालोगे, है ना? तो ये तुम्हारा बनेगा 3 hour 27 minute। तो तुम इसको ऐड कर लेते हो, जो तुम्हारा बनता है 207 मिनट। अब इसमें से कितना माइनस करोगे? आपको हर एक पीरियड के बाद 5 मिनट का अगर इंटरवल मिल रहा है और 4 पीरियड आपके हो रहे हैं, उसके बीच में कितना माइनस करेंगे हम इसमें? 20 नहीं करते, 15 करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन से पहले ही बता रहा हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन है। इंटरवल काउंट नहीं होगा ना, 1 2 लास्ट वाला 5 मिनट। 4, एक इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल, यहाँ के बाद तो पीरियड खत्म हो गया ना, इसके बाद थोड़ी इंटरवल होगा कोई। तो इस तरह सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन में बस आपको यही छोटा सा कैच है जो करना है बस। तो इसका मतलब ये है, आप यहाँ से 15 मिनट माइनस करोगे, 20 नहीं माइनस करोगे। 15 माइनस करोगे तो बनेगा 192, और उसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो ईच पीरियड का ड्यूरेशन आ जाएगा 48 मिनट्स। देखो अभी भी मैं बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन में देखो ये भी ऐसा ही था,
उसके ऊपर वाला ये भी ऐसे ही था, और ये क्वेश्चन भी आपका अल्टीमेटली ऐसे ही आया। और बहुत सारे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में इसी तरह के आते हैं जहां उनमें एक छोटा सा कैच होता है बस, और वो हम मिस कर जाते हैं, तो क्वेश्चन हो गया गलत। अब जैसे अगर आप इन नॉर्मल अगर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे ना, तो ये गलत नहीं है, मतलब आप गलत नहीं सोच रहे हो। एक लेमैन से अगर देखा जाए तो आप गलत नहीं सोच रहे हो कि 4 पीरियड अगर हैं, हर पीरियड के 5 मिनट मैंने हटाए, तो ये यूनिटरी वाला काम हो गया। लेकिन यहाँ हमें थोड़ा सा इंटेलिजेंस यूज करना, छोटा सा जो कैच छुपा रखा है ना उन्होंने बीच में, उसे कैच करना है बस, ठीक है। तो वहां पर मिनट जो है ना सिर्फ 3 ही लेक्चर के इंटरवल वाले माइनस होते हैं, चौथे के बाद तो टाइम टाइम ही खत्म हो गया, घर जाओ मजे करो। या कभी होता है ऐसा कि अभी तुम्हारा कॉलेज का टाइम टेबल है और उसमें सारी क्लासेस कंप्लीट हो गई, उसके बाद बोलेंगे तुम्हारा 1 घंटे का वो है इंटरवल है, उसके बाद घर जाना। ऐसा कभी नहीं होता, लेक्चर खत्म हो गया मतलब छुट्टी, मजे करो। तो तुम्हारा ईच पीरियड का जो इंटरवल आएगा वो आएगा तुम्हारा 48 मिनट्स, ठीक है। मतलब टोटल मंथली सैलरी ऑफ 4 men and 2 women is rupees 46,000. If a woman earn rupees 500 more than a man, what is the monthly salary of woman? ये बहुत आसान है। इसमें जैसे बोला 4 men और 2 women का सैलरी 46,000 है, और हर एक वुमेन को जो है वो 500 मोर देन ए मैन मिलता है। तो तुम अगर वुमेन को जितना भी एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको पहले हटा दो, सब बराबर हो जाएंगे ना। तो 500 रुपये एक्स्ट्रा 2 वुमेन, तो तुम क्या करो 1000 इसमें से पहले ही माइनस कर दो। तो -1000 करेंगे, तो अब ये जो 45,000 बचा है ना, ये अब 6 लोगों का हो गया, 6 पर्सन का हो गया बेसिकली। पर्सन क्या, मैन बोल सकता हूँ मैन को ना, 6 मैन का 45,000 हो गया। अब अगर आप एक का निकालोगे तो 7500 5,000 बाई 6 इज इक्वल टू 7500। वुमेन का हो गया 8000। अब तुमसे पूछा वुमेन का, तो 500 ऐड कर दो इस 7500 में, तो वुमेन का हो गया 8000। चलो ये देखो एक बार, ये वाला क्वेश्चन बताओ फटाफट करके जरा, क्या कहता है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो आंसर सही देगा ना उसको चॉकलेट भेजा जाएगा एक बढ़िया वाला। सेवनटीन्थ डे। कृष्णा, नहीं, नफीसा। नफीसा, भाई बताते हैं नफीसा, रुको। नाइन्थ डे। 9th डे, हाँ, ये 9th डे किसका है? रुचि। अच्छा 9th डे, अभी देखते हैं। सेवनटीन्थ डे है। 12th 12, 17, 9। अब मैं एक करेक्ट करता हूँ इसमें से, किसी का 24 नहीं आ रहा है कोई 24 वाला? सर हाँ 24। तुम तो सच में एड्रेस भेज दो, मैं सीबीआई वालों को भेजता हूँ तुम्हारे घर सच में। इतना बड़ा गलत मारूंगा इस पे तो। चलो 17th डे जिसका है ना वो करेक्ट है। देखो ये क्वेश्चन में भी एक छोटा सा कैच है, जैसे बोलता है ए मैन अर्न ₹20 ऑन द फर्स्ट डे। 20 पहले दिन अर्न किया और अगले दिन 15 खर्च किया, फिर 20 अर्न किया, फिर 15, और ये क्या, ये इसका अर्निंग है, ये स्पेंडिंग है, ये अर्निंग है, ये स्पेंडिंग। तो तुमको इससे पता चला कि 2 डेज में 5 सेविंग है। 5 सेव किया। अब तुमको बोला है कि इफ ही कंटिन्यूज टू सेव लाइक दिस
हाउ सून विल ही हैव ₹60 इन हैंड। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम सब लोग ये सोचने लगे होंगे कि अगर 2 दिन में 5 कर रहा है तो 5 को 60 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 12 मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो यहाँ भी 12 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें पता चलेगा कि 24 डेज में ये 60 सेव करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये हमारा गलत हो जाता है। तो आप लोगों को हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या करना है कि जितना पैसा वो एक दिन में कमाता है ना, उतने पैसे को ना अलग हटा दो बिल्कुल। जैसे तुम्हें पता चला कि 2 डेज में 5 रुपीज सेव करता है, तो मुझे पता है कि अगर मैं एक दिन का जितना भी 20 रुपीज कमाता है ना, उसको 60 में से अगर पहले ही माइनस कर लूं और मैं ये देख लूं कि 40 रुपए वो कितने दिन में सेव करेगा, उसके जस्ट नेक्स्ट डे वो 20 रुपए कमा लेगा और उसके पास 60 रुपए हो जाएंगे। हो सकता है ना ऐसा भी, भाई उसको इन हैंड तो 60 रुपए हो जाएगा ना। तो अब मैं यहाँ पर जो सेविंग देखूंगा ना, मैं 60 की नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ 40 रुपए की सेविंग देखता हूँ। तो 5 को 40 बनाने के लिए मैं मल्टीप्लाई क्या करता हूँ, या 8, तो यहाँ भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8, तो ये हो जाएगा 16 डेज में 40 रुपए सेव करेगा वो, ठीक है। अब होगा क्या, अगले दिन काम पे जाएगा 17th डे। तो हमें एक चीज और ध्यान रखना है कि वर्किंग डे उसके कौन से हैं, ओड नंबर ऑफ डे। देख रहा है ना, फर्स्ट डे, थर्ड डे, 5th, 7th, 9th, इस तरह से जाएगा ना, कि 5वें दिन काम करने जाएगा, 7th पे जाएगा, 9th पे जाएगा। तो तुमको पता चल रहा है कि ओड नंबर ऑफ डे पे वो काम करने जा रहा है। तो 16 डे के बाद अगर उसने 40 रुपए सेव किया है तो 17th डे इज ओड डे। तो 17th डे क्या करेगा, वो 20 रुपए और कमाएगा और उसके पास टोटल पॉकेट में कितना हो जाएगा, 60 रुपीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 17 है। ठीक है उर्वी, यस सर। 24 नहीं बताना आगे से। अभी भी मैं बहुत सारे, देखो मैं ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ वो डालता हूँ जिनमें एक छोटा सा कैच होता है, तो उसको करा करो, अच्छा रहता है। चलो ये तो बहुत आसान सा है, तो आप लोग तुरंत ही बता दो। टू फिल ए टैंक 25 buckets of water is required. How many buckets of water will be required to fill the same tank if the capacity of bucket is reduced to 2/5 of its present? बोलो। जिससे बोला कि 25 बकेट है, तो मैंने हर एक बकेट की ना कोई भी एक क्वांटिटी अज्यूम किया। कितना अज्यूम करोगे बताओ? 1 लीटर ले लेता हूँ मैं, एक बकेट जो है वो 1 लीटर की है। अब हुआ क्या कि बकेट के जो कैपेसिटी है ना वो हो गया 2/5 लीटर, 2/5 लीटर। क्वांटिटी तो तुमको पता चला कि 25 अगर बकेट किसी टैंक को फिल करने में लगती हैं और एक बकेट का क्वांटिटी 1 लीटर ईच है, तो इसका मतलब ये टैंक का क्वांटिटी कितना है, 25 लीटर्स। अब क्वांटिटी क्या हुआ, बकेट का हो गया 2/5, तो टैंक का क्वांटिटी चेंज थोड़ी होगा। तो बस आप 25/2/5 कर दोगे, ये हो जाएगा 25 × 5/2, और 25 × 5/2 होता है तुम्हारा 62.5 बकेट्स would be needed to fill the tank if the quantity of bucket reduced to 2/5 of its present. ठीक है, ये तो बहुत आसान सा था। सर एक बार ऊपर करो ना, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है। डन। हाँ, ये थोड़ा सा जो है एक पैटर्न होता है, जैसे नंबर सिस्टम में शायद आप लोगों ने किसी ने अगर नंबर सिस्टम की क्लास की होगी तो इस तरह के पैटर्न तुमको बताए गए होंगे। बोलता था डिफरेंस बिटवीन ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ इट्स डिजिट्स 36। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट ऑफ दैट नंबर? तो होता क्या है, जैसे 2 डिजिट हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से। तो 11 के बाद 22 के बाद
23 के बाद, सॉरी 33 के बाद और 44 के बाद, तो जहां पर हर एक के बाद मतलब जब भी 2 डिजिट वाले सेम डिजिट वाले नंबर आते हैं ना, जब भी हम उसके आगे के नंबर लेंगे, जैसे 11 के बाद 12, 22 के बाद 23 है ना, 33 के बाद 34, 44 के बाद 45, तो जब भी आप सेम डिजिट वाले नंबर के अगला वाला नंबर आप लोगे, तो जैसे अगर मैं बोला 12 और 12 को अगर आप बनाते हो 21, इसका डिजिट अगर रिप्लेस करते हो तो इनमें डिफरेंस कितने का बन रहा है? 9 का। ठीक है, अगर आप यहाँ लेते हो 13 और इसको बनाते हो 31, तो यहाँ डिफरेंस कितने का बनता है? 18 का। अगर इसको आप लेते हो 14 और यहाँ लेते हो 41, तो डिफरेंस बनता है 27 का। अगर आप इसको 15 लेते हो और यहाँ 51 लेते हो, तो डिफरेंस बनता है 36 का। तो तुमको दिख रहा है कि ये देखो 12, 13, 14, 15 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, सेम डिजिट वाले नंबर के बाद के कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जब आप डिजिट रिप्लेस करोगे तो आप उनके नंबर के बीच में गैप क्या होंगे? 9, 18, 27 एंड 36। ठीक है, वैसा ही सेम तुम्हारा इधर भी चलेगा। 22 के बाद अगर आप 23 देखते हो और इधर 32 देखते हो तो 9 का डिफरेंस, 24 देखते हो और 42 देखते हो तो 18 का डिफरेंस, 25 देखोगे और उसको 52 बना दोगे तो 27 का डिफरेंस, और 26 देख के अगर इसको 62 बना देते हैं तो 36 का डिफरेंस। और ये हर एक उसमें चलेगा। ऐसे यहाँ आप 34 करो तो यहाँ 43 कर दो तो 9 का डिफरेंस, 35 कर दो इसको 53 कर दो, 18 का डिफरेंस, 36 कर दो इसको 63 कर दो, 27 का डिफरेंस, 37 और 73 तो 36 का डिफरेंस। ठीक है, और हर किसी में ही ऐसा चलता है ये ना। जैसे 44 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? 45, 46, 47, फिर उसके बाद 55 के बाद 56, 57, 58। तो ऐसे तुमको ना बहुत सारे नंबर मिलेंगे जिनका डिजिट इंटरचेंज करने के बाद तुमको 36 का गैप मिल जाता है ना? होगा ना ऐसा? वही वाइस वर्सा अगर आप इनको रिवर्स कर देते हो, अगर आप नंबर 51 लेते हो तो 50। अब तुम सोच रहे होंगे, किसी के दिमाग में ये बात अगर आई हो कि मैं सेम डिजिट रिपीट करने के बाद वाले नंबर ले रहा हूँ, उससे पहले वाले क्यों नहीं ले रहा हूँ? जैसे मैंने 33 से पहले क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे पता है कि 33 से पहले वाला नंबर ना 13 के साथ 31 ऑलरेडी आ चुका है। 22 से पहले मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 12 के साथ 21 आ चुका है। तो 21 को भी अगर आप रिप्लेस करके 12 बनाओगे तब भी तो गैप वही बनेगा ना, इसलिए मैं उसके बाद वाले देख रहा हूँ। तो यहाँ तुमको बहुत सारे नंबर ऐसे मिले जिनका डिजिट अगर आप रिप्लेस करते हो तो गैप उनका 36 बन जाता है। और उन नंबर के जब आप डिजिट्स का डिफरेंस देखोगे, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट्स ऑफ दैट नंबर, तो वो तुमको सब में नजर आ रहा होगा कि 4 का डिफरेंस है ना? कि 1 और 5 का डिफरेंस भी 4 है, इनका डिफरेंस भी 4 है और इनका डिफरेंस भी 4 है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो मुझे ना बार बार चेक करके देखने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एक का अगर उठा के देख लोगे और वहां अगर जाके चेक कर लोगे कि अगर उसमें डिजिट में 4 का डिफरेंस है तो वो 4 का ही डिफरेंस होगा। अगर यहाँ ऊपर वाले में 27 के केस में अगर 3 का डिफरेंस है तो 3 का ही डिफरेंस होगा। यहाँ अगर 2 का डिफरेंस है तो 2 का डिफरेंस होगा। तो इसको तुमको एक चीज और नजर आ रहा होगा कि तुमने सेम डिजिट रिपीट करने वाले नंबर के बाद 1, 2, 3, 4, अगर तुम उसके बाद वाला चौथा नंबर लेते हो, 4th नंबर लेते हो, तब तुमको पता चलेगा कि 36 बनेगा डिफरेंस। तो तुम जब पहला ले रहे हो तो 1 का डिफरेंस, दूसरा ले रहे हो तो 2 का डिफरेंस, तीसरा ले रहे हो तो 3 का डिफरेंस। अगर 4th वाला नंबर पिक करोगे तो डेफिनेटली हमारा कितने का डिफरेंस बनेगा? 4 का। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं तुमको यहाँ पर बोलूँ कि अगर यहाँ पर 45 है, इसी तरह का सेम क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन ए
2-digit number and the number obtained by interchanging the position of its digit is 45. यहाँ 36 की जगह 45 अगर कर दिया तो what is the difference between the 2 digits of that number? कितना डिफरेंस होगा? 5. तो मुझे बार बार पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं है कि 36 के बाद 45 ले जाके देखूं। तो मैं देख रहा हूँ कि सेम डिजिट वाले के बाद जितने भी नंबर पे मैं लूंगा, क्योंकि मुझे पता 45 अगर मैं ले रहा हूँ तो मुझे 9 को 5 बार लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो हर बार 9 से गैप बढ़ जा रहा है। तो 9 को अगर 5 बार लेना पड़ेगा तो उन डिजिट्स का डिफरेंस भी जो है वो 5 ही होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। चलो नेक्स्ट। हाँ, ये बोलता व्हेन अ बॉल बाउंसेस इट राइजेस टू 3/4 ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट फेल। इफ द बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 32 मीटर, हाउ हाई विल इट राइज एट द थर्ड बाउंस। ये तो बहुत आसान सा है कि 32 मीटर की हाइट पे ये पहला बाउंस करेगा तो इसके 3/4 पे बचेगा। ठीक है, तो इसका 3/4 कितना आएगा? 32 का 3/4 ये पूरा होगा ना, इतना। ठीक है ना? फिर पहले बाउंस के बाद जितना भी बचेगा उसका पूरे का 3/4 आएगा सेकंड बाउंस पे। अब उसका पूरे का 3/4 इतना हो जाएगा, और उसके अगले वाले बाउंस पे भी इस पूरे का 3/4 हो जाएगा, और उसका 3/4 जो ये पूरा आएगा। इसको आप सॉल्व कर लो और बता दो मुझे कितना आ रहा है। 13.5 27/2 इज इक्वल टू 13.5 मीटर। चलो, ये बोलता है 1/3 of the boys and 1/2 of the girls of a college participated in social work project. 1/3 of boys and half of girl ये पार्टिसिपेट किए हैं। बोलता है इफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट इज 300 आउट ऑफ विच 100 आर बॉयज। तो ये 100 अगर 1/3 है बॉयज, तो टोटल बॉयज कितने होंगे? 300। और इसका मतलब अगर 100 बॉयज हैं तो 200 गर्ल्स होंगी, तो टोटल गर्ल्स कितनी हो गई? 400। बोलता व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज? 700। बीच बीच में बहुत आसान क्वेश्चन भी रखा जाता है, उसका टेंशन नहीं लेना है। ये बताओ जरा आंसर क्या होगा इसका? तो 18 लोग हैं क्लास में और मुझे सिर्फ 2 आवाजें आ रही हैं बीच बीच में, 2-3 बस। कहाँ हो तुम? सब लोग सो रहे हो क्या? देखो, सिंप्लीफिकेशन की क्लास ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको एक टॉपिक की तरह उसको पढ़ा रहा हूँ या कंसेप्ट की तरह पढ़ा रहा हूँ। अगर आप नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। अगर समझ आ रहा है आपको, बड़ी अच्छी बात है। नहीं आ रहा है तो अपना लॉस कर रहे हो आप लोग ना। बोला करो बीच बीच में ना, सही आंसर है, गलत आंसर है, जैसा भी है बोला करो। उसमें कोई यहाँ पर अवार्ड नहीं मिल रहा है कि भी हमें थोड़ा सा वो हो जाएगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी अगर आंसर गलत हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आंसर गलत भी है तब भी बोलना चाहिए। पता तो चलेगा ना एटलीस्ट गलत क्या सोच रहे हो। बताओ जल्दी इसका। सर आपके पीछे वाले क्वेश्चन पे एक्सप्लेन कर सकते हो वो 200 कहाँ पर कैसे आया? 200 में कंफ्यूज हो गई। देखो, अब तुम पूछ रहे हो ये क्वेश्चन, अगर मैं ऐसे निकल गया होता तो तुम चुप रहती। नहीं सर नहीं, वो पीछे से बैकग्राउंड आवाज आ रही है इसलिए मैंने म्यूट पे रखा हुआ है। तो जैसे टोटल 300 ने पार्टिसिपेट किया, उसमें से 100 अगर बॉयज है तो 200 गर्ल्स होंगी, और वो हाफ के बराबर है। टोटल गर्ल्स 400 और ये 100 बॉयज जो है वो 1/3 के बराबर है, तो टोटल बॉयज 300। दोनों को ऐड किया तो 700 हो गया। एक मिनट जरा।
चलो इसका आंसर क्या है बताओ। 24। 24 24 आ रहा है। 24 बोलते तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच सेक्शन ऑफ ए स्कूल इज 24। जैसे पहले 24 सेक्शन थे, आफ्टर एडमिटिंग न्यू स्टूडेंट 3 न्यू सेक्शन वर स्टार्टेड। नाउ द टोटल नंबर ऑफ सेक्शन इज 24 नाउ। अच्छा ये ईच सेक्शन में 24 स्टूडेंट है ना। हाँ सर, ईच सेक्शन में 16 सेक्शंस हैं। यहाँ मुझे नहीं पता है कि कितने सेक्शन है, लेकिन यहाँ मुझे ये पता है कि 24 इंटू एक्स सेक्शन है मेरे ना, मतलब आफ्टर लेकिन एडमिट। सर इसमें लिखा हुआ है ना टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 16 है तो -3 13 हो गए। अरे वो नहीं वाले, वो बाद में देखेंगे। अभी इतना जो क्वेश्चन मैं पढ़ा हूँ ना यहाँ तक सिर्फ, उससे मुझे ये पता चला कि मुझे सेक्शन नहीं पता है कि 24 बच्चे एक्स सेक्शन, ठीक है। यहाँ से मुझे मिल जाएगा कि एक्स का वैल्यू 13 होगा। तो उसके बाद पता चला कि 3 न्यू सेक्शन स्टार्ट हुए, टोटल सेक्शन जो है वो 16 हो गए। तो इसका मतलब है पहले 13 रहे होंगे, तो अब मैं यहाँ पर 13 रख लेता हूँ, वेरी इजी। तो इसका मतलब पहले सेक्शन 24 बच्चों के 13 सेक्शन अगर रहे होंगे तो टोटल कितना बनेगा 240 प्लस 72 312, यही है ना। यस सर। उसके बाद बोलता है बाद में सेक्शन हो जाते हैं 16 और हर सेक्शन में बच्चे 21 हैं। ये कितना बनेगा 336। 336। ये सबका करेक्ट है आंसर कि 24 बच्चे जो है वो न्यू एडमिट हुए हैं, उनका जो भी डिफरेंस होगा। ये बताओ द टू नंबर्स आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इज 4:7। इफ ईच इज इंक्रीज बाय 4 द रेशियो बिकम 3/5। द लार्जर नंबर इज। देखो नॉर्मल सा अप्रोच अगर आप लोग लगाते हो तो यही होता है कि 4x अपॉन में 7x प्लस में दोनों में आप 4 ऐड कर देते हो, इज इक्वल टू बिकम 3/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x का वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको इस कंसेप्ट को बताया था प्रॉब्लम ऑन एजिस के कंसेप्ट से, जब मैं रेशो पढ़ा रहा था आप लोगों को ना, तो उस केस में मैं आप लोगों को ये बोलता था कि अभी रेशो अगर 4/7 है और बाद में रेशो जो है वो 3/5 हो जाता है, सिर्फ 4 ऐड करने से, दोनों में 4 ऐड करने से ये रेशो 3/5 बन जाता है। तो मैंने इसका बताया था आप लोगों को, इन दोनों को ना सेम। क्या चल रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला था इस गैप को और इस वाले गैप को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं हम। तो जैसे इसमें गैप 3 का है, इसमें गैप आपका 2 का है, तो दोनों को 6 बना सकते हैं ना। तो यहाँ 6 बनाने के लिए दोनों को इंटू 2 करना पड़ेगा, और यहाँ 6 गैप बनाने के लिए दोनों को इंटू 3 करना पड़ेगा। मतलब यहाँ रेशो बन जाएगा 8:14 और यहाँ रेशो बन जाएगा 9:15। जब ये रेशो आप बना लेते हो ना, तो आपको ये जो डिफरेंस मिलता है ना, ये हमेशा बराबर होगा न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर का डिफरेंस, और वो 1 का डिफरेंस है। और 1 का डिफरेंस होता है आपका 4 के बराबर, क्योंकि आपने दोनों में 4 ऐड किया है, ठीक है। अब ये जो है ना, जो 1 का वैल्यू तुमको मिलता है ना, यही होता है मल्टीप्लायर। अब अगर मल्टीप्लायर अगर आपका 4 है तो सब में आप ना 4 मल्टीप्लाई कर दो, तुमको नंबर मिल जाएंगे। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ पे 4 और यहाँ भी 4। तो ये बनेगा 32, ये बनेगा 56, ये बनेगा 36 और ये बनेगा 60। देखो दोनों 4 से बढ़ रहे हैं ना, 32 प्लस 4 36, 56 प्लस 4 60। तो बोलता द लार्जर नंबर इज, तो कौन सा होगा बोलो। 60। 56। 56 होगा। ये इफ वर्ड कभी मत भूलना। इफ ईच इज इंक्रीज बाय 4, सिर्फ एक कंडीशन दिया है कि अगर हर एक को आप 4 से बढ़ा देते हो तो ये रेशो बन जाएगा नया वाला, बट ऐसा हुआ नहीं है। अब पूछ रहा था लार्जर नंबर इज, तो एक्चुअल पूछ रहा है ना, तो 56 बताएंगे, 60 मत बताना, ठीक है। सर मेरे को समझ नहीं आया। मतलब क्या नहीं समझ आया। ये तो सॉल्व करना आता है ऊपर वाला। हाँ नहीं, नीचे वाला। अरे मैं बोला इसमें न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम करो, स्टेप 1। वो मैंने सेम किया, इसमें 3 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है। तो कैसे सेम करते हैं, एलसीएम लेके ना। तो मैंने दोनों को 6 का डिफरेंस बना लिया, तो 6 का डिफरेंस, 3 के डिफरेंस को
अगर 6 का डिफरेंस बनाना तो इंटू 2 करते हैं ना, तो दोनों इंटू 2 होगा तो 8/14 हो गया, 6 का डिफरेंस बन गया ये वाला। और ये भी ये हो जाएगा 9/15, तो ये भी 6 का डिफरेंस बन गया। अब मैंने देखा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर गैप 1 का है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर भी गैप 1 का है, और ये हमेशा सेम होगा जब आप ये पहला वाला स्टेप फॉलो कर लेते हो। तो 1 का वैल्यू जो 4 होता है वही तो x का वैल्यू होता है ना, मल्टीप्लायर होता है वही मेरा, उसी को सब में मल्टीप्लाई कर दो, नंबर मिल जाएंगे सारे, ये अभी वाले नंबर मिल जाएंगे और ये 4 ऐड करने के बाद वाले नंबर मिल जाएंगे तुमको। तो तुमको पूछा कि व्हाट इज द लार्जर नंबर इज, तो ये पूछा है ना अभी वाला, 56 होगा आंसर। ठीक है निखिल? हाँ सर ओके। सर ऊपर वाले फॉर्मूले से मतलब द इक्वेशन से जो 4x + 4/7x + 4 किया है उससे x की वैल्यू 8 आ रही है। क्या बात कर रही हो तुम? अच्छा नहीं हाँ ठीक है सर, सही आंसर है 56 ही होगा। 7 × x + 4 हाँ, हाँ तो सही वहाँ है। 8 आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो वहाँ यहाँ से करोगे ना फिर तुम मल्टीप्लाई। हाँ मैंने भी तो रेशो को डबल कर दिया तभी तो 4 आ रही है मेरी। हाँ ठीक है। चलो, ये बोलता है ए वेटर सैलरी कंसिस्ट ऑफ हिज सैलरी एंड टिप्स ड्यूरिंग 1 वीक हिज टिप्स वर 4/5, मतलब एक वीक में उसको 4/5 जो है वो टिप्स मिला, और वो भी 4/5 ऑफ सैलरी। तो पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज इनकम फ्रॉम टिप्स, तो क्या बोलोगे? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज इनकम फ्रॉम टिप्स, बोलो क्या होगा? अरे बताओ क्या है इस क्वेश्चन में ऐसा जो तुम सब लोग चुप हो गए? 4/9। 4/9। अरे अगर उसको 4, ये चीज तुमको बार बार समझनी पड़ेगी। जो तुम्हारे कोचिंग ज्वाइन करने की सबसे पहली वाली क्लास का पहला वर्ड होता है कि फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ होल, उसका डेफिनेशन जब तक नहीं समझ आएगा ना वो बार बार दिक्कत देगा, पता है। उसने बोला 4/5 ऑफ सैलरी का मतलब है कि अगर टिप 4 रहा होगा तो सैलरी 5 होगा, तो टोटल इनकम हो गया 9। 9 में से 4 जो वो टिप वाला तो 4/9 हो गया। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज इनकम फ्रॉम टिप्स, तो 4/9। पता नहीं इतना साइलेंस ऐसे छा जाता है जैसे मैंने कैट का कोई 10 लाइन वाला एक वर्ड प्रॉब्लम पूछ लिया, उसमें पूरा मेरे को ऐसे पढ़ना पड़ेगा फिर सॉल्व करेंगे आराम से। डीआई थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं सॉल्व करने के लिए, वो तो छोटा क्वेश्चन है मैं इसीलिए पूछता हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में भी एक छोटा सा कैच होता है, जैसे ऊपर हमने पीछे किया ना लाइट इंटरवल वाला या सेविंग वाला किया था, या फिर वो ट्रीज के बीच में इंटरवल मतलब गैप पूछ रहा था कितना है, इसमें भी उसी टाइप का एक छोटा सा कैच होता है। अब उसी की वजह से ज्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। जैसे बोलता है एक क्लॉक स्ट्राइक once at 1 o'clock, twice at 2 o'clock and so on. If it takes 12 seconds to strike at 4, how much time will it take to strike at 7? तो गलती हम लोग पता क्या करते हैं, मुझे लगता है 4 बजे जो है 12 सेकंड लगा देंगे, तो 4 बजे 4 बार स्ट्राइक करेगा 12 सेकंड लगाएगा, तो 1 टाइम स्ट्राइक करने के लिए लगाएगा 3 सेकंड, है ना। फिर मैं देखता हूँ कि 7 बार स्ट्राइक करेगा 7 o'clock पे, तो 3 × 7 करके मैं बोल देता हूँ कि 21 सेकंड आंसर होगा इसका, लेकिन वो होता है गलत। क्यों? क्योंकि जो वो छोटा सा कैच मुझे पकड़ना था ना वो हमने इस क्वेश्चन में पकड़ा ही नहीं। अब छोटा सा कैच क्या है, वो ये बोलता है कि 4 o'clock पे जब स्ट्राइक किया तो 12 सेकंड लगा, तो आप देखो 1 2 3 4, 4 o'clock पे जब स्ट्राइक 4 बार किया तो इंटरवल कितने होते हैं? 3 होते हैं ना। तो ये जो 12 सेकंड लगे ना ये 3 इंटरवल के लिए लगते हैं, क्योंकि पहले वाला स्ट्राइक जो है वो 0 सेकंड पे काउंट होता है। ये हम लोग अभी बहुत सारे क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो पहले वाला अगर 0 सेकंड पे है तो जो 12 सेकंड लगे ना वो इन 3 इंटरवल के लिए लगे, और 12 सेकंड अगर 3 इंटरवल के लिए लगे तो 4 सेकंड ईच इंटरवल लगेगा, है ना। 4 सेकंड पर इंटरवल लगेगा। अब मैं देखता हूँ 7 o'clock पे,
तो 7 o'clock पे 1 2 3 4 5 6 7, इनके बीच में इंटरवल कितने होंगे? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। और मुझे पता है ईच इंटरवल पे 4 सेकंड अगर लगता है तो 6 इंटरवल पे कितना लगेगा? 24 सेकंड। तो ये एक छोटा सा केस था जहां मेरा आंसर 21 से 24 हो गया। तो बस उस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो हमेशा बार बार इस तरह के क्वेश्चन जो है ना देखने में बहुत आसान लगते हैं, मुझे लगता है ये तो बड़ा आसान है यार क्वेश्चन, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन होता नहीं है, वो सिर्फ जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन होते हैं ये सब ना। चलो खैर जो भी है। बोलता था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 192, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 28, व्हाट इज द स्मॉलर ऑफ दीज टू नंबर। अब जैसे इक्वेशन सब बना के इसे तो कर लेते हैं, लेकिन वो सब करना ही नहीं है हमें ना। इसको थोड़ा सा ऐसा तुम क्या सोच सकते हो कि तुम्हें पता चल जाए कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट 192 होगा और सम उसका जो 92 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे। यस एग्जैक्टली 92 का तुरंत फैक्टराइजेशन करो और फैक्टराइजेशन होगा 92 इंटू 1 इंटू 192, 2 इंटू 96, 3 से जाएगा। हाँ जाएगा सर। यस सर। 64 ना। 64, 4 इंटू 48, 5 से ही जाएगा नहीं, 6 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 6 3 से 18, 6 2 जा 12, 7 से जाएगा नहीं, 8 से जाएगा। तो अभी तक जब तक तुमको जितने भी फैक्टर का तुम सम देख रहे हो, अभी 28 नहीं बन रहा है ना किसी का भी, और जहां 28 बन जाएगा वहीं रुक जाना बस। तो ये नहीं बना, 8 से नहीं बना, 9 से जाएगा, 9 से जाएगा नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से जाएगा, 16। अब तुम इन दोनों का सम करोगे तो ये 28 आ जाएगा। तो काम सॉल्व। तो इसका मतलब वो जो व्हाट इज द स्मॉलर ऑफ दिस टू नंबर इज 12। ये क्वेश्चन बोलता है ए वर्कर मे क्लेम रुपीज 1.5 फॉर ईच किलोमीटर which he travel by taxi and 50 paise each kilometer he drives his own car. If in 1 week he claimed rupees 50 for traveling 80 kilometer, how many kilometers did he travel by taxi? ये बताओ, अगर वो 50 रुपीज क्लेम कर रहा है फॉर 80 किलोमीटर, जिसमें तुमको रेट भी दिया हुआ ऊपर कि अगर वो टैक्सी से जाता है तो 1.5 रुपीज लेता है और अगर अपनी कार से जाता है तो 50 पैसा लेता है। तो हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ही ट्रेवल बाय टैक्सी। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना आप दो तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो भाई। या तो आप पूरे 80 किलोमीटर को 1.5 रुपीज के हिसाब से देख लो, और या फिर आप क्या करो, पूरे ही 80 किलोमीटर को 50 पैसे के हिसाब से चेक कर लो। तो अब पहले किससे करना चाहोगे बताओ, बोलो। टैक्सी 1.5 से, ठीक है। तो मैं बोला जैसे अगर 80 किलोमीटर अगर 1.5 रुपीज से चलता, सारा डिस्टेंस अगर 1.5 रुपीज पर किलोमीटर से चलता, तो इसको कितना पैसा लगता? 120 रुपीज, है ना। अब ये एक्स्ट्रा लग रहा है थोड़ा सा, लगना कितना चाहिए? 50 लगना चाहिए। एक्चुअल में जो रुपीज लगना चाहिए वो लगना चाहिए 50, लेकिन लग रहा है 120। अब एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है बताएगा कोई मुझे, बोलो। क्योंकि कुछ टाइम तो उसने अपनी गाड़ी से भी ट्रैवल हाँ, कि कुछ टाइम उसने अपनी कार से ट्रेवल किया है, तो इसका मतलब ये कुछ टाइम पे उसका जो रेट रहा होगा वो 50 पैसे पर किलोमीटर भी रहा होगा, लेकिन मैंने क्या किया, सभी को 1.5 रुपीज पर किलोमीटर कर दिया। ये समझ आ गया। यहाँ पर मैंने देखा टोटल जो एक्स्ट्रा बन रहा है वो 50 से 120 बनना मतलब 70 रुपीज एक्स्ट्रा बन रहा है। और ये 70 रुपीज एक्स्ट्रा क्यों बन रहा है?
क्योंकि मैंने सारा जो अपनी कार से भी चला ना उसको भी 1.5 ईच किलोमीटर दे दिया। तो अब हम बात आते हैं अपनी कार पे चलने का। अगर मैं 1 किलोमीटर चलाता हूँ अपनी कार को तो कितना पैसा लगता है? 50 पैसा। अब मैंने पहले कितना दिया हुआ था उसको? 1.5 रुपी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 किलोमीटर के लिए भी अपनी कार से चलता हूँ तो मेरा कितने रुपए सेव होगा? 1 रुपी। बोलो, ये दिख रहा है सबको कि Yes, अगर मैं 1 किलोमीटर भी अपनी कार से चलता हूँ तो मेरा 1 रुपया सेव होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं टैक्सी से चल रहा था तो मेरा 1.5 लग रहा था, और अपनी कार से जाऊंगा तो 50 पैसा लगेगा, तो मेरा 1 रुपया सेव हो जाएगा, है ना। और मुझे टोटल कितने रुपए बचाने हैं? 70। तो इसका मतलब ये होगा कि 70 किलोमीटर जो है मैं कार से चलूंगा, और बाकी के बचे हुए जो 15 किलोमीटर होंगे ना वो मैं कहाँ से चलूंगा? टैक्सी से। बाकी के बचे हुए 10 ना। अच्छा 10 बचा है बाकी के बचे हुए 10 किलोमीटर में टैक्सी से चलूंगा। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। 70 किलोमीटर चला है वो 50 पैसे ईच, तो 70 इंटू 0.5, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 35 रुपीज। और यहाँ तुमको पता है 10 इंटू 1.5, ये हो जाएगा तुम्हारा 15, और 35 और 15 को ऐड करोगे तो टोटल बन जाएगा 50 रुपये। वही ऐसा नहीं है कि इसको तुम खाली टैक्सी रख के करोगे, आप कार रख के भी अगर प्राइस करोगे तो भी हो जाएगा। दूसरे वाले में केस में मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि सारा ही जो है वो कार से चल लेता हूँ। तो मैंने क्या किया कि 80 किलोमीटर जो है वो पूरा ही कार से चल लिया, तो 80 इंटू 5 हुआ 0.5 हुआ, तो ये हो गया 40 रुपीज। अब इसमें 10 रुपए कम है, 10 रुपीज लेस। अब मैंने सारा डिस्टेंस 0.5 से चलाया, तो अगर मैं 1 किलोमीटर टैक्सी से चलाता हूँ, 1 किलोमीटर बाई टैक्सी चलाता हूँ, तो मेरा कितना रुपए एक्स्ट्रा हो जाएगा कि पहले जो मेरा कार से लग रहा था वो लग रहा था 0.5, अब टैक्सी से मेरा लगेगा 1.5, तो मेरा 1 रुपीज एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। और मुझे 40 को 50 बनाने के लिए 10 रुपीज एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसका मतलब टैक्सी से मुझे जो है वो 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 10 किलोमीटर बाई टैक्सी, तो बाकी का बचा हुआ 70 किलोमीटर जो है वो बाई कार हो जाएगा। ऊपर भी सेम था, यहाँ भी सेम है, ठीक है। एक बार टाइम भी मुझे बता देना क्या हो रहा है, क्योंकि क्लास भी 8:30 तुम्हारा ना, अभी तो 8 ही बजे है, बहुत टाइम है हमारे पास। बोलता ए मैन हैज डिवाइडेड हिज टोटल मनी इन हिज बिल इन सच ए वे दैट हाफ ऑफ इट गोज टू हिज वाइफ, मतलब हाफ चला गया वाइफ को। और बोलता है 2/3 ऑफ द रिमेनिंग सॉरी अमंग हिज 3 सन, तो हाफ अगर वाइफ को चला गया, हाफ तो बचा हाफ रिमेनिंग, और उसका 2/3 कितना हुआ? 1/3, है ना। और 1/3 उसके ना 3 सन को चला गया, तो इसका मतलब इसको 3 से डिवाइड अगर आप करोगे तो 1/9 ईच सन आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल सन को जो मिला 3 सन को वो मिला 1/3, और ईच सन को मिला है वो 1/9 ईच सन। बोलता है एंड द रेस्ट अमंग हिज 4 डॉटर इक्वली। अब मुझे एक बात बताओ, हाफ इधर चला गया, 2/3 ऑफ हाफ इधर चला गया, तो 1/3 ऑफ हाफ बचेगा ना अब रिमेनिंग। यस सर। तो 1/3 ऑफ हाफ होता है तुम्हारा 1/6। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हो, यहाँ 1/2 इधर वाइफ को, 1/3 सन को, इन दोनों को ऐड करके 1 में से माइनस कर दोगे तब भी 1/6 बच जाएगा, और वो 4 डॉटर में बटा है इक्वली, तो 4 से डिवाइड करो, 1/6 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/24। तो ये मिला ईच डॉटर को, और उसका अमाउंट भी तुमको दे रखा है कि हर एक डॉटर को 20,000 रुपये मिला है, तो ईच डॉटर को मिल गया 20,000 रुपये। तो अगर 1/24 की वैल्यू 20,000 है तो टोटल वो कितनी होगी वेल्थ? 24/24,
कितना बन रहा है ये 4,80,000। ठीक है। अब बोलता है हाउ मच मनी विल ईच सन गेट। तो ईच सन को कितना मिल रहा है 1/9। तो आप इसका ना 1/9 Yes, sir. करो, इसको डिवाइड कितना है। ये आ रहा ना 53,333.33। Yes, sir. तो ये तो एक तो हमारा आंसर है। दूसरी बात, इस तरह के क्वेश्चन में ना एक चीज हमेशा याद रखना कि हमारा सही आंसर आके भी ना हम गलत कर देते हैं ऑप्शंस की वजह से। क्यों? क्योंकि वहां पर पता क्या होगा, जैसे तुमको 4 ऑप्शन गिवन होंगे, ए ऑप्शन में क्या होगा 5333.33। ठीक है। एक ऑप्शन गिवन होगा तुमको 53 और एक कुछ भी ऐसा करके मिल गया कि कांट बी डिटरमाइन, और एक मिल गया तुमको नन ऑफ दीज। तो हम जल्दी जल्दी में हमारा नजर कहाँ पड़ता है बताओ, इस वाले पे है ना। मुझे लगता है यार यही सही होगा, क्योंकि ये तो 5300 ही है, तो ये वाला सही होगा। हम जल्दी के चक्कर में ना इसको अटेम्प्ट कर देते हैं, जबकि ये कितना 5,33,333.33, और जबकि हमारा एक्चुअल आंसर जो है ना वो नन ऑफ दीज में पड़ा होता है। Yes, sir. तो ये चीज इस तरह से टिक मारने से पहले ना, अपने ऑप्शंस पे टिक मारने से पहले ऐसे क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पर थोड़ा सा खेल जाते हैं ये लोग ना, कि जहाँ पर सेम डिजिट रिपीट करता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, वहां पर ये जरूर देखना 3 है कितने टाइम, 4 टाइम्स है ना, तो 4 टाइम्स का ध्यान रखना। यहाँ 3 टाइम्स है और यहाँ 5 टाइम्स है, तो हमारा आंसर जो है ना वो नन ऑफ दीज में होता है। चलो बोलता ए हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग वाज 3/11 ऑफ द टोटल। जो हाईएस्ट था वो 3/11 ऑफ टोटल है। इसका मतलब क्या होता है कि टोटल अगर 11 रहा होगा तो हाईएस्ट कितना होगा 3। टोटल अगर 110 रहा होगा तो हाईएस्ट कितना रहा होगा 30। टोटल अगर 1100 होगा तो हाईएस्ट कितना रहा होगा 300। मतलब 3/11 ऑफ द टोटल का मतलब होता है कि बेस रिप्रेजेंट कर रहा है आपका टोटल स्कोर। बोलता है द नेक्स्ट हाईएस्ट पास 3/11 ऑफ द रिमाइंडर। तो नेक्स्ट टोटल कितना है 3/11 ऑफ 8/11, क्योंकि रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका 8/11। ये कितना हो जाएगा, यही होगा ना। यस सर। और बोलते हैं दोनों स्कोर डिफर बाय 9 द टोटल स्कोर वास। तो कुल मिला के ये है कि 3/11 माइनस 24/121 का जो डिफरेंस है वो 9 है। बताओ कितना आएगा डिफरेंस करके। 9/121 का वैल्यू ही 9 है, तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा 121 ही हो जाएगा ना, क्योंकि 9 आउट ऑफ 121 अगर 9 है तो 121 आउट ऑफ 121 तो 121 ही होगा ना। तो टोटल स्कोर मेरा हो जाता है वहां पर 121। अच्छा, ये इलेक्शन वाला आ गया। बोलता टू विन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट नीड्स 3/4 ऑफ द वोट्स कास्ट। मतलब टोटल वोट का 3/4 चाहिए उसको। और बोलता है 3/4 टू विन। बोलता है जब 2/3 वोट कास्ट हो चुके हैं ना, तो विनर कैंडिडेट को ना 5/6 ऑफ व्हाट इज नीडेड। then what part of the remaining votes does he still need? ये आप लोग बताओ क्वेश्चन जरा क्या होगा इसका आंसर। थोड़ा सा टेढ़ा है ये क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ क्या हो, किस तरह से करोगे, क्या अप्रोच हो सकता है।
3/4 में से 2/3 माइनस कर देंगे, उसका 5/6 निकाल देंगे। कैसे? 3/4 में से 2/3 माइनस कर देंगे। यस सर। यस, कर सकते हो। हाँ ये भी ठीक है कि 3/4 में से 2/3 माइनस कर देंगे। लेकिन आंसर बताओ मुझे। थ्री बाई एट। चलो, क्या नाम है तुम्हारा? नफीसा। नफीसा। और लोग बताओ। बोलो बोलो जल्दी। कृष्णा बताओ। कनेक्शन तो नहीं कट गया? चलो मैं इसको ना बड़ा एक सिंपल उससे करता हूँ, देखो फिर आप लोग थोड़ा सा सोचना उसमें। जैसे क्या करो, यहाँ पर 3/4 दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, यहाँ 5/6 दिया हुआ, तो एक ना एक ऐसा नंबर ले लो जो इन सबसे कट जाए। 3 4 2 3 5 6, कैसा क्या नंबर हो सकता है ऐसा? 12 नहीं हो सकता, 5 से नहीं कटेगा ना। 60 ले लेते हैं, ये कोई भी मल्टीपल आप ले सकते हो 60 का। बताओ क्या लोगे? 300 ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो मैंने बोला कि सपोज किया मैंने कि टोटल वोट जो है उसका 300 है, ठीक है। तो 300 का 3/4 उसको जीतने के लिए चाहिए, उसका मतलब क्या हुआ? 225 वोट उसको चाहिए। अब हुआ क्या, जब 200 वोट पोल हो चुके हैं, 2/3 ऑफ 300 यही हुआ ना कि जब तक 200 वोट पोल हो चुके हैं तो वो बोलता है कि कैंडिडेट हैड 5/6 ऑफ व्हाट ही नीड्स। तो इसका 5/6 निकालना पड़ेगा मुझे, है ना। कितना होगा इसका 5/6? तो डेसिमल में आ जाएगा मेरे ख्याल से। कोई बात नहीं, आने तो डेसिमल में। बताओ कितना आ रहा है? 125/6। 5/6 ऑफ 225, 125/6 कैसे हो सकता है? 187.5। 187.5। 187.5, ये हो सकता है। तो ये 187.5 वोट इसको मिल चुका है आउट ऑफ, इसको टोटल रिक्वायर्ड है 225। तो कितना कम है? कम देखो कितना बचा है बाकी। 225 माइनस 187.5 होगा तुम्हारा, इसको 37.5 वोट और रिक्वायर्ड है ना। तो इसने बोला देन व्हाट पार्ट ऑफ द रिमेनिंग वोट्स डज ही स्टिल नीड। तो इसका मतलब 3/8 किसने बोला था अभी? मैंने। करेक्ट है। तो 37.5 वोट जिसको रिक्वायर्ड है, आउट ऑफ रिमेनिंग वोट बचे 100, क्योंकि 200 पोल्ड हो चुके हैं और 100 और बाकी हैं। तो 37 आउट ऑफ 100 जब आप चेक करते हो तो हो जाता है 3/8, ठीक है। नफीसा तुम किस अप्रोच से की थी इसको? तुमने ये किया होगा, पहले लिया होगा कि 3/4 उसको चाहिए, तो 3/4 का 5/6 निकाल लिया होगा, है ना।
हाँ 5/8 आ गया, उसमें से 3/8 अभी भी उसको अरे नहीं, नीडेड है। ये बहुत आसान सा हो गया काम ना। अच्छा तुमने किया कि 3/4 का 5/6 निकाला, तो मैंने किया ये 1/2, तो ये हो गया 5/8 उसको मिल चुका है ना। मिल चुका है हाँ, और अभी भी 3/4 की उसे जरूरत है ना, ये रहा ना, कैंडिडेट्स नीड 3/4 ऑफ द बोथ स्टार्स, मतलब टोटल में से। लेकिन यहाँ ना एक गलती हो सकती है, पता है नफीसा, उसने बोला व्हाट पार्ट ऑफ द रिमेनिंग वोट्स पूछा है उसने, ऐसा भी हो तो सकता है। टोटल पार्ट्स तो 8 ही है ना, हम्म, और रिमेनिंग तो ऊपर दे रखा है 3, तो 3 आ गया। एक बार मेरे को ना दूसरा कोई क्वेश्चन लगा के चेक करना पड़ेगा। आई विल चेक, नो प्रॉब्लम। मतलब ऐसा हो सकता है ये कि इसने ऐसा किया नफीसा ने, ये तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा अगर इस तरह से होगा कि 3/4 वोट उसको रिक्वायर्ड है टोटल का, तो 3/4 का 5/6 उसको मिल चुका है ना। तो 3/4 का 5/6 होता है 5/8, मतलब जितना उसको रिक्वायर्ड है ना वो 8 के टर्म में चला। हाँ ये ठीक है नफीसा, मतलब उसने बोला कि टोटल वोट जो रिक्वायर्ड है उसको वो है 3/4, और उसका 5/8 उसको अगर सॉरी 5/6 अगर रिक्वायर्ड है, तो ये हो गया 5/8 उसको मिल चुका है। तो 5/8 मिल चुका है, मतलब जितना उसको टोटल चाहिए ना वो 8 के टर्म में रहेगा, है ना। हाँ, और 5/8 उसको मिल गया उसे ही नहीं है। हाँ तो 3/8 और चाहिए, ये भी ठीक है। बाकी ये है कि सबसे बेस्ट जो है आपका, बिल्कुल अगर एक्यूरेसी कंफर्म करना होता है तो आप नंबर लेके कर लेते हो, वहाँ गलत होने का चांस ही नहीं है फिर। ठीक है, चलो। अब जैसे ये बोलता है द चार्जेस ऑफ हायर्ड कार आर ₹4 पर किलोमीटर फॉर 60 किलोमीटर, मतलब फर्स्ट 60 किलोमीटर के लिए इंटू 4 करेंगे तो ₹240 जो वो हायर्ड कार के लिए पे करता है वो। अब बोलता है ₹5 पर किलोमीटर फॉर नेक्स्ट 60 किलोमीटर, ₹5 पर किलोमीटर फॉर नेक्स्ट 60 किलोमीटर, ₹300 वो भी हायर्ड कार के चार्ज करता है। तो टोटल डिस्टेंस जो 120 कवर कर चुका है बोलता है। उसके बाद बोलता है एंड ₹8 फॉर एवरी 5 किलोमीटर फॉर फर्दर जर्नी। तो मैंने क्या किया, ₹8 हर एक 5 किलोमीटर के लिए वो क्या करता है वो करता है, पे करता है। अब इसने बोला टोटल डिस्टेंस अगर 320 किलोमीटर का कवर किया तो हाउ मच मनी डिड ही हैव इनिशियली विद हिम। तो मैं बोलूंगा कि 120 किलोमीटर तो यही कवर हो गया, ठीक है। बाकी कितना बचेगा, 320 माइनस 120 इज इक्वल टू 200 किलोमीटर। अब 200 किलोमीटर ना इस रेट से पे करेगा कि ₹8 फॉर 5 किलोमीटर। तो मैं क्या करता हूँ, इस 5 को ना 200 बना लेता हूँ, क्या मल्टीप्लाई होगा 40, तो यहाँ भी 40 मल्टीप्लाई करता हूँ। तो इसका मतलब है ₹320 मिलेगा उसको 200 किलोमीटर के लिए। तो इससे सीधा सीधा निकल गया कि 320 ये, अच्छा सॉरी इसने कुछ और बोला है क्वेश्चन में, हाउ मच मनी डिड ही हैव, नहीं ये लाइन नहीं पढ़ी हमने। इफ द बैलेंस अमाउंट लेफ्ट ओवर विद रोहित इज 1/4 ऑफ व्हाट ही पेड टुवर्ड्स द चार्जेस ऑफ हायर्ड कार फॉर ट्रेवलिंग 320 किलोमीटर। मतलब जो लेफ्ट ओवर अमाउंट है ना वो 1/4 ऑफ जितना उसने पे किया है। तो 1/4 ऑफ पेड का मतलब है कि अगर ये 1/4 लेफ्ट है तो पेड उसने किया होगा 4/4, है ना। यहाँ से आप टोटल पेड देख लो, फिर 240 इधर से किया, 300 उसके बाद नेक्स्ट 60 किलोमीटर के लिए किया, 320 इधर किया, टोटल कितना हो गया 860।
860, और इसी 860 का 1/4 उसके पास लेफ्ट है, तो ये कितना हो जाएगा 215 उसके पास लेफ्ट है, तो इनिशियली उसके पास रहा होगा 860 प्लस 215, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1075। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने ये 5 से 200 बनाया था ना, आप इसको पर किलोमीटर का भी निकाल सकते हो, 8 डिवाइडेड बाई 5 भी कर सकते हो, है ना, तो तुम्हारा 1.6 पर किलोमीटर आ जाएगा, और वहां से आप 200 को इंटू 1.6 भी कर दोगे तब भी तुम्हारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, अच्छा ये तो क्वेश्चन आप लोग बता दो, ये तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है ये तो, कि n number of person decided to raise 3 lakh by equal contribution from each. Had they contributed rupees 50 each extra, the contribution would have been rupees 3.25 lakh. How many person are there? बताओ जल्दी। अगर हर एक बंदा 500। हाँ, हर एक बंदा 50 ईच एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करता है तो तुम्हारा 25,000 एक्स्ट्रा हो जाता है। 3.25 लाख का मतलब ये होता है, तो 25,000 को अगर आप 50 से डिवाइड कर दोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि 500 ऐसे वो होंगे हमारी ऑब्जर्वेशन जो हर बंदा 50-50 कंट्रीब्यूट करेगा, सो दैट 25,000 बढ़ जाएगा। अच्छा, तुम्हारा 830 क्लास भी है, 823 हो चुका है। वैसे क्वेश्चन ये खत्म होते नहीं, एक क्वेश्चन और लास्ट कर लेते हैं, ये वाला बहुत आसान सा है। बोलता है एक क्रिकेट टीम वन 3 मैचेस मोर देन दे लॉस्ट, इफ ए विन गिव्स देम 2 पॉइंट्स एंड लॉस -1, हाउ मेनी मैचेस इन ऑल हैव दे प्लेड इफ देयर स्कोर इज 23। मतलब बोलते हैं कि अगर एक जीत के और एक हारते हैं तो इनका क्या होता है, जो विनिंग है ना इनके +3 है मोर देन द लॉस। बोलता है एक क्रिकेट टीम वन 3 मैचेस मोर देन द लॉस्ट का मतलब ये क्या है कि जितने भी नंबर ऑफ मैच इन्होंने हारे होंगे उससे 3 ज्यादा मैच जो इन्होंने जीते हैं। ठीक है, अब मुझे ये पता चल रहा है कि अगर ये लोग एक मैच जीतते हैं और एक हारते हैं तो इनको कितना पॉइंट मिलने वाला बताना, 2 - 1, कि जीतने का 2 पॉइंट मिला और हारने का -1 हो गया, तो एक जीतने से और एक हारने से इनको एक ही पॉइंट मिलने वाला है। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन में क्या किया करो, जब उसने बोला कि जो विन है ना वो 3 मोर देन लॉस है, तो तुमको पता है कि अगर तुमको बराबर नंबर ऑफ विन और लॉस देखने हैं तो वहां पर तुम ना 2 का पेयर बनाते चले जाओगे कि एक जीतना एक हारना, एक जीतना एक हारना, और हर बार आपको एक एक पॉइंट मिलता जाएगा। लेकिन जो 3 एक्स्ट्रा मैच जीते हैं ना वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक हर्डल क्रिएट कर रहे हैं। तो तुम क्या करो, जो 3 मैच जीते ना उनके पॉइंट पहले ही अलग कर दो, 3 × 2 6 पॉइंट। ठीक है, तो मैंने बोला कि उन 3 मैचों में उसको 6 पॉइंट मिल जाएगा, और बाकी के बचे हुए 23 - 6 करके जो 17 पॉइंट्स बचते हैं वो उनको कैसे मिले, एक जीतना एक हारना, एक जीतना एक हारना, एक जीतना एक हारना, ऐसे पेयर में चलेगा ना। और ऐसे कितने पेयर बनेंगे, 17 पेयर बनेंगे, है ना। तो 17 पेयर का मतलब है कि 17 × 2 उनको 34 मैचेस खेलने पड़ेंगे, जिससे कि उनको 17 पॉइंट मिलेगा, क्योंकि वहां पर वो 17 जीतेंगे और 17 ही वो हारेंगे, तभी उनको 17 पॉइंट मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 34 मैचेस उन्होंने यहाँ खेले और 3 मैचेस वो है जो उन्होंने जीते हैं अलग से। तो 34 + 3 आंसर हमारा क्या हो जाता है, 37। चलो बस आज के लिए इतना ही, 5 मिनट का आप लोग ब्रेक ले लो।